मेरे घर में हमेशा से समाज सेवा का एक परंपरा सी रही और मेरे घर में पूर्व विधायक जिन्हें दैनवाग गांधी के रूप में जाना जाता है, स्वर्गीय श्रद्धेय श्री विनय कुमार दीवान जी का आना जाना रहता था और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। तो उनका सानिध्य मुझे मिला कि बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हमारे क्षेत्र में ये नहरों का जाल, तवा डैम से पानी को हमारे क्षेत्र में लाना उतना ही दुर्लभ, उतना ही कठिन काम था जितना कि भागीरथ ने गंगा जी को लेके आए स्वर्ग से। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था, अमेरिका जैसे राष्ट्र की ये स्थिति थी कि वो अर्थव्यवस्थाओं से जूझ रहा था, उनकी अर्थव्यवस्था धरातल में जा रही थी। उतनी विषम परिस्थिति में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारी अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं दिया। बहुत सारे सब स्टेशन बने, इतने सारे सब स्टेशन बनने के बाद भी आप लोड सेटिंग हो रही है, आप कह रहे हो कि एम्पियर ज्यादा आ रहा है, वायर टूट जाते हैं। तो ये एक बड़ा जांच का विषय है कि कहाँ क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या कहाँ क्या कमी हुई है। ये बड़ा मैंने देखा है कि जो बच्चे अनार का और ABCD 9वीं 10वीं में स्कूल में सिखाया जाता है। तो ये हमारा भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है? हमारे जो देश का भविष्य खराब करना कहा जाएगा कि अगर उसको ज्ञान शिक्षा सही से नहीं। नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उपस्थित है आज आपके बीच फिर एक नए विषय को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव आ चुके हैं, कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल अपने स्तर से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। कई योजनाएं, कई घोषणाएं की जा रही हैं और मतदाताओं को बताया जा रहा है कि हम किस प्रकार से आपको लाभ दे सकते हैं, कैसी योजनाएं आपको दिला सकते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम जिसकी हमने शुरुआत की है विधानसभा, और मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है मनीष जैन जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, जैसे कि हम जानते हैं, हमने आपके विषय में जब जानकारी ली तो आप सहकारी समिति में मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे और आपका जो विभिन्न सामाजिक जो संगठन है उसमें भी आप सक्रिय रहे और जो पॉलिटिक्स है उसमें भी निरंतर सक्रिय रहे। युवा कांग्रेस की बात करी जाए या जिला कांग्रेस की बात करी जाए, आप निरंतर कांग्रेस में सक्रिय रहे और एक्टिव रहे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आप प्रभावित किससे रहे? रुपेश जी, मेरे राजनीति असल में एक समाज सेवा ही है। मूल रूप से समाज सेवा ही राजनीति का स्वरूप है। आज भले उसको किसी दृष्टिकोण से देखा जाता है। मेरे घर में हमेशा से समाज सेवा का एक परंपरा सी रही और मेरे घर में पूर्व विधायक जिन्हें दैनवाग गांधी के रूप में जाना जाता है, स्वर्गीय श्रद्धेय श्री विनय कुमार दीवान जी का आना जाना रहता था और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि उनका सानिध्य मुझे मिला। वर्ष 1992 में जब एक किसान आंदोलन के दौरान मैं उनके साथ जेल गया, सैकड़ों किसान यहाँ से गए थे। तो जब उन 3 दिनों की जेल यात्रा के दौरान मैंने दीवान जी को बहुत निकट से जाना। दीवान जी बहुत त्यागशाली व्यक्तित्व थे, जनता के, किसानों के, आम गरीब मजदूरों के हित के लिए हमेशा चिंता करने वाले व्यक्ति थे। उनके त्याग की बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में 250 एकड़ जमीन, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े थे, उन्होंने 250 एकड़ जमीन दान की थी। बहुत कठिन है कि इतनी बड़ी अमाउंट में, इतनी बड़ी मात्रा में जमीन का दान करना। तो ऐसे व्यक्तित्व थे दीवान जी। उनका राजनीतिक जीवन से मैं प्रभावित हुआ और मैं इस क्षेत्र में आया क्योंकि समाज सेवा हमारे परिवार की परंपरा थी। मेरा मानना है, दीवान जी से हमेशा सीखा कि राजनीति समाज सेवा का एक अंग है। ये मेरा राजनीति में आने का। जैसे कि आपने चर्चा की आपकी उपलब्धियों की, विनय कुमार दीवान जी की, तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आपको हमारे ये विषय कैसे लग रहे हैं और आपका क्या कहना है इन सभी विषयों को। आप जहाँ भी हमारे न्यूज को देख रहे हैं, खबर को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विषय जरूर लिखें, अपने मुद्दे जरूर लिखें। अगली मुलाकात में हम उन विषयों को आपके साथ साझा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं 2003 के बाद से निरंतर अब तक 2023 तक भाजपा की सरकार रही है। हालांकि बीच में 2018 में कांग्रेस को 1.5 महीने शासन करने का मौका भी मिला था। तो मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की उपलब्धियां क्या रही, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं इस क्षेत्र में, तो कांग्रेस की उपलब्धियां क्या रही?
रुपेश जी, कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हमारे क्षेत्र में ये नहरों का जाल, तवा डैम से पानी को हमारे क्षेत्र में लाना उतना ही दुरूह, उतना ही कठिन काम था जितना कि भागीरथ ने गंगा जी को लेके आए स्वर्ग से। हाँ। इतना ही कठिन कार्य स्वर्गीय विनय कुमार दीवान जी, जिन्हें दैनबाग गांधी के रूप में जाना था, उनने नहरों का जाल लाए। ये उन्नति हमारे क्षेत्र में आप देख रहे हैं, हरित क्रांति आप क्षेत्र में देख रहे हैं। ये दीवान जी को बड़ी इच्छा शक्ति का काम है। जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को, अपनी सरकार को सहमत कराया, और उस समय में जब तकनीकी रूप से भी भारत थोड़ा पीछे था, बहुत सारी तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, उन परिस्थिति में भी यहाँ नहरों का जाल बिछाया। ये तो कांग्रेस की सोच है। बिजली लाए, बहुत मूलभूत सुविधाएं, ये जो आप देख रहे हो आज, ये जो सड़कों का जाल हो, चाहे ये फंडामेंटल यानी आधारभूत संरचना कांग्रेस की रही। स्कूल या मूलभूत सुविधाएं जो थी वो कांग्रेस ने दी है, उससे बहुत बिलक अलग चीजें नहीं हुई, थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ यही बात नहीं कहना चाहता, कांग्रेस की सोच की बात आपको बताना चाह रहा हूँ। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने ऐसा, मैं आपको बीच में रखता हूँ, जैसे कि आपने विनय कुमार दीवान जी की बड़ी उपलब्धि बताई, तो मनमोहन सिंह जी का ऐसा क्या था, क्या उन्होंने ऐसा किया था जो कि आप उनको देश के लिए खास रहा हो? हाँ, मनमोहन सिंह जी ने, वो बात निकल गई इसमें। मनमोहन सिंह जी ने उस समय सत्ता में थे और वित्त मंत्री थे भारत के, जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था। अमेरिका जैसे राष्ट्र की ये स्थिति थी कि वो अर्थव्यवस्थाओं से जूझ रहा था, उनकी अर्थव्यवस्था धरातल में जा रही थी। उतनी विषम परिस्थिति में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारी अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं दिया था। उन्होंने उस समय विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे एक उद्योग लगाने के लिए एक माहौल तैयार किया, जिसमें उद्योगपति, बाहर के निवेशक आराम से हमारे उद्योग यहाँ लगा सकें, और आकर्षित किया। उद्योग आए, ना कि यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, अभी तो उन्होंने यहाँ रोजगार के अवसर भी पैदा किए इतनी विषम परिस्थितियों में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो किया, हाँ, एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय उद्योगपतियों से निवेश कराया, उद्योग स्थापित कराया, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और विदेशी पूंजीपतियों को सारे अधिकार नहीं दिए थे। उनको 49% के अधिकार थे, बाकी 51% के अधिकार भारत के या भारत के उद्योगपतियों के थे। क्योंकि निर्णय भारत के लोग कर पाए, उसमें जो भी निर्णय हो, ये अधिकार मनमोहन सिंह की दूरगामी सोच थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। मैं इसी सोच से हम देखते हैं हमारे बीच हमारी पूर्व विधायक सविता दीवान जी को, कि वो मैं यहाँ फिर आपको रोकता हूँ। हम देख रहे हैं कि सविता दीवान जी भी यहाँ पे दावेदार हैं और पहले विधायक भी रह चुके हैं 1998 से 2003 तक। तो उनको आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या कैसे क्या कर सकती हैं वो, किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर सकती हैं और क्षेत्र के लिए क्या विकास के कार्य कर सकती हैं? वही बात मैं भी कहना चाह रहा था सविता दीवान जी के बारे में, कि उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हूँ। उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व रहा, वो परंपरा से वो सीखती आई, उनके त्याग की बातें, जनता की सेवा की चीजें। मैं उनमें एक खास चीज देखता हूं कि कभी ना हार मानने वाली आदत। वो पिछले 2 दशक से हमारे क्षेत्र में विधायक नहीं है, लेकिन लगातार इन 20 वर्षों से लोगों के बीच सक्रिय हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रही हैं, क्षेत्र की हर समस्याओं में। और मैं देखता हूं कि महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, युवाओं से भी उतनी अच्छे ढंग से, उतनी सरलता से मिलती है, सहजता से मिलती है। सविता दीवान जी कर्मठ नेता होने के साथ साथ मैंने उनको देखा कि उनके लोगों के बीच जिस तरीके से वो गर्मजोशी से आती हैं, मिलती हैं, वो उनको सहजता से लोगों के बीच उपलब्ध होती हैं, सुख दुख में शामिल होती हैं। उनकी लोकप्रियता का पैमाना हम ये मान सकते हैं कि पिछले 20 वर्षों से वो हमारे क्षेत्र की विधायक नहीं, कोई पदों पे नहीं, फिर भी हमने देखा कि लगातार उनका 20 वर्षों से उनका जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये लोकप्रियता का बड़ा पैमाना, मेरा ऐसा मानना है कि ये हो सकता है। भाई जल्दी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी चर्चाएं की, कांग्रेस की उपलब्धियों के विषय में बताया, आपने कुमार दीवान जी की चर्चा हुई, सविता दीवान जी की चर्चा हुई, मनमोहन सिंह जी के विषय में भी आपने जो 1993 की जो घटना है उसके विषय में बताया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल होते हैं, राजकीय मुद्दे भी शामिल होते हैं और उन मुद्दों पर जाके चुनाव लड़ा जाता है, परंतु हम क्षेत्रीय मुद्दों को कहीं ना कहीं अवॉइड कर दिया जाता है राजनीतिकों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा।
तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हो सकते हैं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव होगा, प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव होंगे, या क्षेत्रीय मुद्दे भी होंगे? तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? निश्चित ही राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दे तो रहते ही हैं पार्टी के, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा महत्वपूर्ण होता है उस क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो मूलतः ग्रामीण बाहुल विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे दो ही नगर हैं, जो बाबई और सोहागपुर, जो छोटे नगर हैं, और संपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण है। और चूंकि ग्रामीण है तो यहाँ की ज्यादातर आबादी हमारे कृषि या कृषि पर आधारित उद्योगों व्यवसाय पर निर्भर रहती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ जो काम करने की बात है वो खेती के लिए, किसानों के लिए, कि किसानों के जो सुविधाएं हैं, किसानों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खाद, बिजली, पानी, ये निरंतरता और सहजता से, सरलता से उनको मिले। हम देखते हैं कि बिजली आज 10 घंटे की वादा करते हैं और बिजली मिलती नहीं है। कभी भी हम देखते हैं, जब बात करते हैं तो 1-2 घंटे मिली, हमने बात की अधिकारियों से, उन्होंने कहा सब फाल्ट है। तो फाल्ट क्यों है, ये जांच का विषय है कि आपने गुणवत्ता पूर्वक उन कामों को नहीं किया। जब ये विद्युतीकरण किया जा रहा था, बहुत सारे सब स्टेशन बने, इतने सारे सब स्टेशन बनने के बाद भी आप लोड सेटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कि एम्पियर ज्यादा आ रहा है, वायर टूट जाते हैं। तो ये एक बड़ा जांच का विषय है कि कहाँ क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या कहाँ क्या कमी हुई है, ये बड़ा जांच का विषय है। हम शिक्षा की बात करें तो हम शिक्षा को हम देखते हैं, यहाँ के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं, वो प्राथमिक या माध्यमिक स्तर का ज्ञान उस बच्चे को हाई स्कूल में कराया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी टीवी मीडिया की टीम के माध्यम से जाएं और जांच करें। कैसा जो आपने बताया कि प्राथमिक शाला में जो ज्ञान मिलना था, माध्यमिक शाला में जो ज्ञान मिलना था, उसे हाई स्कूल में दिया जाता है, ये कैसा है, ये बताइए आप। मैंने देखा है कि जो बच्चे आ नार का और ABCD 9वीं 10वीं में स्कूल में सिखाया जा रहा है। तो ये हमारा भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है? हमारे बच्चों, देश का भविष्य खराब करना कहा जाएगा कि अगर उसको ज्ञान शिक्षा सही से नहीं दी जा रही। तो यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता की आवश्यकता है। आपने शिक्षकों की पूर्ति तो अतिथि शिक्षकों के माध्यम से कर दी, लेकिन कहाँ कमी रह गई कि वो बच्चा जो प्राथमिक स्कूल में जो सीखता था अनार का, हम भी सीखे, हम भी पढ़े हैं सरकारी स्कूलों में। मैंने खुद शिक्षा ग्रहण की है प्राथमिक प्राइमरी स्कूल शोभापुर में। तो मैंने देखा कि नहीं, हम 5वीं तक उतने पक्के हो जाते थे, 6वीं में जाते थे, हम ABCD सीखते थे। हमारे जमाने में इंग्लिश नहीं सिखाई जाती थी। तो ये वो शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया? जबकि बहुत सारे स्कूल जगह जगह खुले हैं, सरकार बजट भी रखती है। फिर ऐसी कौन सी कमी रह गई है सरकार की नीतियों में या नियत में, ये देखने का विषय है। फिर हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में बड़ी योजनाओं की नियत की बात हो रही, तो हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में एक बड़ी नल जल योजना चल रही है। नल जल योजना एक ऐसी योजना में देख रहा हूँ संपूर्ण सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह हम देख रहे हैं उनकी आवश्यकता है या नहीं हमारे यहाँ उस नल जल योजना की। और नल जल योजना विगत 3 या 4 सालों से चल रही है, अभी तक मुझे नहीं लगता कोई विधानसभा में किसी गांव में संपूर्ण हुई। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का घर हो सकता है, भ्रष्टाचार का माध्यम हो सकता है। इसकी जांच आवश्यक है कि उस सरकार के इससे बड़े बजट का आप लाभ जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। नल जल योजना का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं। ग्रामीण के जो आंतरिक रोड हैं, एक तो बड़ी कठिनाई से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें बनाती हैं। जिस तरीके से जैसे तैसे वो रोडें बनी मोहल्लों में जाने के लिए, नल जल योजना के कारण उनको खोद दी गई, कहा था बुरे तरीके से, शायद वो नियम था या नहीं था, और वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई, पूरी नहीं, फिर से उनको ठीक नहीं किया, दुरुस्त नहीं किया। तो हम देख रहे हैं कि ये नल जल योजना एक बड़ा भ्रष्टाचार का घर है। इसकी बहुत इसके स्तर पर जाके जांच होनी चाहिए, जांच का विषय। इसी तरीके से हम स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं डॉक्टर्स की कमी, उपकरणों की कमी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी। हम यहाँ देख रहे हैं कि न हमारे क्षेत्र में, हमारे अस्पतालों में सोहागपुर स्तर के हों चाहे बाबई स्तर के अस्पताल हों, उनमें CT स्कैन की मशीन नहीं है, वहाँ पर सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, और भी उपकरण जो जिला स्तर के होने चाहिए। जब भी हमें कोई गंभीर मामला, गंभीर बीमारी आती है हमारे क्षेत्र में, तो हमें होशंगाबाद या जिला अस्पताल का मुंह देखना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में जिला स्तर की
सुविधाएं हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र एक बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और लोगों को होशंगाबाद तक जाना एक असुविधापूर्ण होता है, तो हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए। और कांग्रेस ये सारे मुद्दे रहेंगे और कांग्रेस यहाँ से जीत रही है, निश्चित रूप से यहाँ से जीत के आ रही है। सरकार भी हमारी बन रही कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस इन सारे मुद्दों पर काम करेगी और निश्चित रूप से वो सुधार हम इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो हम हमारे दर्शकों से फिर पुनः निवेदन करेंगे कि आपने इन विषयों को जो हमने आपके साथ चर्चा की, मनीष जैन जी द्वारा बताए गए कांग्रेस की जो उपलब्धियां बताई गई, जो मुद्दे बताए गए, जिन विषयों पर कांग्रेस ने काम किया, उन सब पे विस्तार से चर्चा हुई। आप विषय में क्या सोचते हैं और क्या आपके विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में इस विषय को जरूर डालिएगा, अपने मुद्दों को जरूर लिखिएगा, जिससे अगली मुलाकात में जब भी हमारे किसी कांग्रेसी नेता से हमारी मुलाकात होगी, हम उनसे इन विषयों आपके प्रश्नों को करेंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो आप अपने विषय जो है, आपके प्रश्न जो हैं, उनको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो चलते हैं, फिर मिल करते हैं आप अगली मुलाकात अगले नेता के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम विधानसभा। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।